नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट एटीएस में। मेरे साथ मौजूद हैं अभिषेक तिवारी जी। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। और सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है जो आम साहूकार से जुड़ा आम लोगों के मन में जो सवाल फूट रहा है, आज उसकी बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे कि क्यों भारत पाकिस्तान वॉर रुका। ऐसा वार इसलिए कह रहा हूं, ऐसे वार ये था नहीं, ऑफिशियल वार डिक्लेयर नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये था कि हम लड़ रहे हैं, पूरे शक्ति के साथ पाकिस्तान को ध्वस्त करते जा रहा था। हमने इस्लामाबाद से लेकर कराची तक उनको धो दिया। लेकिन उसके बाद एक ट्वीट आता है अमेरिका से, कहा जाता है कि सीज फायर कर दिया गया, सीमा पे अब सब चीज़ शांत हो गया, दोनों तरफ एक दूसरे देश के बीच अब तनाव कम होते हो गया। सवाल ये है कि क्या वो कौन सा प्रेशर था पाकिस्तान पे जिसके कारण उसे भारत के खिलाफ फुल फ्लेज वॉर में वो नहीं कूदा, या फिर उसे सीज फायर करना पड़ा। क्योंकि मन में लोगों का सवाल ये भी है कि भारत गिड़गिड़ाया जाके, लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके भारत गिड़गिड़ाया, क्या ये बात है? दोनों सवाल है। आशुतोष जी, आपने एक्चुअली दो नहीं कई सवाल पूछे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे हैं, बट जियो पॉलिटिक्स में हम इसको ऐसे नहीं देखते हैं। आप ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, पहले तो एक फुल फ्लेज्ड वॉर इंडिया ने शुरू नहीं किया था। आप लोगों को अगर याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर से 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने सेना को पूरी छूट दे दी है और अब सेना को निर्णय लेना है कि कैसे क्या करना है। तो सेना ने एक ऑपरेशन डिज़ाइन किया, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, और सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया तो कहा कि हमने पाकिस्तान पर या पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस पर स्ट्राइक नहीं किया, हमने स्ट्राइक किया है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पर जो वहाँ पर थे। और लेटर ऑन हम सबको दिखा कि जो पूरी दुनिया नहीं अचीव कर सकी, डेनियल पर्ल का हत्यारा भी इसमें 72 हुर को प्राप्त हुआ। इंडियन एयरफोर्स से बस इतना निवेदन है कि चूँकि 72 हुर की साइज़ शायद 172 फीट के आसपास थी, तो उसका हाइट तो कम ही होगा, तो सीढ़ी वीढ़ी नहीं दी है, बड़ी बात है, कम से कम सीढ़ी पे चढ़ेगा उतरेगा ना 172 फुट पे जाने के लिए। तो खैर, डेनियल पर्ल के हत्यारा को मार देना, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो किसका है फ्लो टूटता है ब्लू चिप। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो इजराइल के डेनियल पर्ल के चूंकि जो माता पिता हैं उन्होंने देश को भी धन्यवाद दिया, भारत को धन्यवाद दिया। इसके बाद अगले दिन रात को पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए। तो हमारे L-17 और L-15 जो अपग्रेडेशन हुए हैं और आकाश, इनने सब गिरा दिया। अगले दिन इंडिया ने जवाब दिया। फिर मतलब ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने S-400 का यूज़ नहीं किया। ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए S-400 का यूज़ करने का, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजी यही था कि ड्रोन भेजो सैकड़ों के तादाद पे, उनका पहले S-400 का एनिमेशन डिस्ट्रॉय कर दो, फिर बाद में हम खेला करेंगे। इसलिए मैं पूछा। ये बचपना है आप लोग को। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, हमारे पास L-15 और L-17 जो स्वदेशी मेड है, ये पुराना एक टैक्टिकल वेपन है जिसको अब हमने अपग्रेड किया DRDO ने और इंडियन साइंटिस्ट ने, और वो बहुत घातक वेपन हो गया। आपने देखा होगा कि कानपुर में इसका मैन्युफैक्चरिंग और ये प्लांट होता है, और अगले दिन इसमें 7 अपर सर्किट लगे स्टॉक मार्केट में। पूरी दुनिया के लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे स्वदेशी आकाश में और L-15 L-17 जहाँ पर हम बनाते हैं। तो आपने देखा कि ये रिस्पॉन्स है पूरी दुनिया का, हम नहीं बता रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया बता रही है। इसके बाद हमने ड्रोन अटैक किया उनके अलग अलग बेसिस पर, उनका रडार का बैटरी सिस्टम वगैरह डाउन हुआ। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे इस पूरे कहानी में नेवी हमारी की एंट्री नहीं हुई है। अगर आप दोनों प्रेस ब्रीफिंग सुनेंगे तो नेवी की एंट्री हुई ही नहीं। इसके बाद हमने अगले दिन प्रिसाइज्ड उनके एयर बेसिस पर 9 एयर बेस हैं अटैक किया। उनमें से जो एक एयर बेस था नूर खान एयर बेस, वहाँ जो ब्रह्मोस से सुखोई M30I MKI का यूज़ करते हुए ब्रह्मोस यूज़ किया, एंड दैट ब्रह्मोस एक्चुअली हिट पाकिस्तान का वहाँ उसके अंदर जो है नीचे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर एसेट्स वगैरह थे, जिसके कारण वहाँ पे लीकेज शुरू हो गई।
वो लीकेज की खबर अभी भी आ रही है कि लीकेज इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब उसको कंट्रोल कर पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या ये सच में लीकेज हुई है? ये खबर पुख्ता है? बहुत खतरनाक स्थिति है वहाँ पर। उनके आसपास के ग्रामीणों को निकाला जा रहा है और जो RAND के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, जो कि US में बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उस पर एक पूरा लंबा चौड़ा कल फेसबुक पोस्ट भी था उनका। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये है कि कल चीन से एक इजिप्ट का प्लेन बोरोन लेकर के पहुंचा। और आप चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता है कि जब न्यूक्लियर चीज़ों में अनस्टेबिलिटी आती है तो बोरोन उसको स्टेबल करता है, शट डाउन करता है, रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम सबको भी प्रे करना चाहिए कि देखिए, बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बात यह है कि अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में भी उसका प्रभाव जाएगा, उस रेडिएशन का प्रभाव जाएगा। तो अब रही बात कि क्या इंडिया गिड़गिड़ाया, तो कल बड़ी अच्छी बात कही है बिहार के ही हैं IF के मार्शल जी। उन्होंने रामचरितमानस का दोहा भी बनाया, भय बिनु होए न प्रीत। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 बजे पाकिस्तान के DGMO का कॉल आया। अब देखिए, इस पूरे प्रोग्राम में मोदी जी नहीं है। अच्छा, DGMO का कॉल डायरेक्ट आता है या फिर किसी के अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है? कोई सुनिए, तो वही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये टॉक DGMO टू DGMO है। भारत की एकमात्र, अगर आप इस पूरे सेंट्रल एशिया वगैरह में देखेंगे तो भारत की एकमात्र आर्मी है जो प्रोफेशनल है। सबके पास प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। रशिया के पास प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, चीन के पास प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, पाकिस्तान की तो आपको पता ही, पाकिस्तान की आर्मी तो पूर्व प्रधानमंत्री का बलात्कार कर देती है, इमरान खान का, तो उनका प्रोफेशनलिज्म तो दुनिया को पता है। इंडियन आर्म फोर्सेस प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं, US आर्म फोर्सेस प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं, फ्रेंच प्रोफेशनल है, ब्रिटिश प्रोफेशनल है, जर्मन प्रोफेशनल्स हैं। सब लोग जो दिखता है ना वो प्रोफेशनल नहीं है। तो आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में जब DGMO टू DGMO बात हो रहा है, प्रधानमंत्री का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही कह दिया है कि भाई आप लोग देखिए कैसे क्या करना है, आप लोग को जैसे जैसे करना है। बीच में मीटिंग्स हो रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री से बहुत सारी चीज़ों के लिए करना पड़ता है कि हम ये एक्शन लेने वाले हैं, तो मोदी जी का साइन होगा या रक्षा मंत्री जी का साइन होगा। तो वो सारा एक्शन होने के बाद जो है, देखिए अब इसमें क्या है ना, आशुतोष जी, एक बड़ी टेक्निकल बात बोल रहा हूँ और ये बहुत थोड़ा टेक्निकल है, आपके दर्शक समझे। इसके पहले तो ब्रह्मोस हमने यूज़ किया है रेगिस्तान में, इसमें टेस्ट के लिए वार में पहली बार यूज़ हुआ। कितना घातक है ये, भारत के वायुसेना को भी इसके पहले अंदाजा तो नहीं था। तो कल जब PM ने एक बात बोली कि ये न्यूक वाली धमकी नहीं चलेगी, तो ये वहां से आई और पूरी दुनिया इस थ्योरी को बाय भी कर रही है कि तुम लोग क्या न्यूक्लियर बम मारोगे। यहाँ तो ब्रह्मोस न्यूक्लियर का काम कर रहा है। भारत के एक ब्रह्मोस ने मारा कि अब पूरा पाकिस्तान संकट में है। आज RAND के ही एक महिला जर्नलिस्ट हैं और डिफेंस के मामलों में देखती हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तानियों को मेक श्योर कराना चाहिए कि भाई खुलेआम बोल दे कि भाई अंडर वाटर पानी पिएं, पैक्ड फूड खाएं, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव आने वाले समय में बहुत खतरनाक हो सकता है। ये चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान इज़ इन डीप ट्रबल। अब रही बात के डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप को भी तो अपनी राजनीति करनी है अपने देश की, कि मैं चौधरी बना हूँ। लेकिन हम लोग कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम उनकी बात पर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री जो देश को संबोधित किए कल, और उसमें पूरी दुनिया को कहा कि पूरी दुनिया के नेता ये बात सुन ले और जान ले कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और ये कोई युद्ध विराम नहीं है, ये सिर्फ एक, ये तो युद्ध भी नहीं था, ये तो ऑपरेशन था। हाँ, तो ये कोई विराम नहीं है। उन्होंने साफ कहा ये कोई विराम नहीं है, ये एक दो हमारे DGI टू DGI के बीच में एक अग्रीमेंट है कि ठीक है मैं अभी तुमको नहीं मारूंगा। लेकिन दूसरा ही शब्द उन्होंने कहा कि बात होगी तो सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और तीसरी सबसे खतरनाक लाइन, पाकिस्तान के द्वारा या टेररिस्ट के द्वारा किया गया एक भी अटैक युद्ध माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसमें साफ साफ उन्होंने यह भी कहा कि भारत
पाकिस्तान के आतंकवादी और आर्म फोर्सेस को अलग अलग नहीं मानती। ये तो भारत प्रधानमंत्री जी ने ये कल रात को पूरी दुनिया के सामने क्लियर किया। तो जो लोग जो चौधरी बनने की बात कर रहे हैं, चौधरी को आप बोल सकते हैं ऐसे पूरी, क्योंकि ये जो आपने टेलीकास्ट किया तो पूरी दुनिया ने सुना। अफसोस की बात यह है इस देश के लोग डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को तवज्जो दे रहे हैं जैसे वो उनका अपना हो, और भारत के प्रधानमंत्री लेकिन एक सवाल अभिषेक भैया उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट ट्वीट करते हैं, उसके बाद सीज फायर होता है, ठीक। दूसरा, प्रधानमंत्री के भाषण कंप्लीट होने के बाद, एक मिनट, मेरा ये सवाल थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के मन में जो सवाल है मैं चाहता हूँ वही जो सवाल है मैं समझ गया कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट कर, लेकिन तो ये खेल क्यों कर रहा है अमेरिका, क्यों ये डिसबैलेंस? इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिटवीन देम जो टॉक्स हुए होंगे तो यूएस के पास इंफॉर्मेशन तो था ही, क्योंकि अब सीज फायर के लिए डीजीएमओ के बीच बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने यूएस और इन लोगों को भी तो इन्फॉर्म किया है ना। तो आप देखिए, पाकिस्तान के पीएम ने यूएस का थैंक किया, भारत के प्रधानमंत्री ने यूएस का थैंक्स तो नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। तो डिफरेंस जो नजर आ रहा है वो ये है, चूंकि अब दुनिया को, ट्रंप को भी तो अपनी राजनीति करनी है, तो दुनिया को बताया कि भाई उसने लोगों को, उसमें अंडरलाइन आप कीजिएगा, एक लाइन उसने लिखी कि लाखों लोग, निर्दोष लोग मर जाते। अब न्यूक्लियर रेडिएशन तो वहां फैल रहा है, तो लाखों लोग किसके मरते हैं आशुतोष जी? मेरा काउंटर क्वेश्चन है। सही बात है कि लाखों लोग तो पाकिस्तान के मरते, पाकिस्तान के ही नहीं मरते, दिक्कत यहां पर है। भारत इसलिए तैयार नहीं हुआ कि पाकिस्तान को ठोका है, बगल में अफगानिस्तान है और मध्य एशिया ईरान भी शुरू हो जाता है, बलोच को भी दिक्कत होती है। बलोच इस वक्त पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, बलोचिस्तान मूवमेंट को हम नहीं चाहते कि कोई झटका लगे। एज एन इंडिविजुअल इंडियन अभिषेक तिवारी तो मानता है कि बलोचिस्तान को एक फ्री कंट्री मिलना चाहिए। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझते, इंटरनल पॉलिटिक्स को ही ठीक से नहीं समझेंगे, जियो पॉलिटिक्स को। ये ऑपरेशन सिंदूर था और लोगों ने मान लिया कि भाई हमने अटैक कर दिया, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने जा रहे हैं, बलूचिस्तान आज़ाद होने जा रहा है। ये कोई 1-2 महीने का ऑपरेशन नहीं होता। नहीं, सही बात है। इस तरह के ऑपरेशन जो है ये युद्ध नहीं था, ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर मैं आपको आज, मुझे आप ब्लैंक पेपर पर लिखने को बोलेंगे तो लिख के जा रहा हूं आपके दर्शकों के आगे। अगर हमने सिर्फ 1.5 साल इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड रखा, जो कि मैं मानता हूं कि कल मोदी जी ने कह दिया खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, इसका मतलब कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने चौधराहट किए, तो क्या घंटा चौधराहट किए तुम? 80% पानी पे जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, यही तो पाकिस्तान का लाइफलाइन है ना, जो पंजाब सिंध सबको जीवित रखता है। अगर 1.5 साल में आपने डैम बना करके और उसका 50% पानी भी इधर उधर मोड़ दिया, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा गुरु। इम्पॉसिबल है ये 1.5 साल में। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। चाइना बोल रहा है कि 20 साल लगेगा, लेकिन एक सवाल, इस सवाल को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। कई लोग कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मतलब मैं तो उन्हें मूर्ख मानता हूं, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में सुनील गावस्कर भी अपने टाइम में टॉप थे, तो सचिन तेंदुलकर भी और विराट कोहली भी, तो कंपेयर नहीं होना चाहिए। वैसे ही पॉलिटिकल एरा भी जो भारत का है, तो उसमें इंदिरा गांधी और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का कंपेयर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि दोनों ने बहुत ये क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड, क्योंकि दोनों का अपना अपना टाइम था, अपना अपना ये था, लेकिन कुछ लोग बहुत कंपेयर करके क्रिटिकल कर रहे हैं। नहीं, मैं उस क्रिटिसिज्म पर आता हूँ। हाँ, इंदिरा गांधी के 1971 वाले प्रोसेस पर हम जाएं, उससे पहले बांग्लादेशी को इंडियन आर्मी ने ट्रेनिंग दे दी थी, और पाकिस्तान के रूट को समझे। पाकिस्तान को ऑल द वे लाहौर टू बांग्लादेश आना था, उनके आर्म फोर्सेस को। बांग्लादेश में ऑलरेडी एक रेबेलियन ग्रुप था जो पाकिस्तानियों को मार रहा था, उनको साथ मिलता है इंडियन आर्म फोर्सेस का, राइट। तो बांग्लादेश को ब्रेक करना इजी है ना। 1971 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था, ठीक है, अब स्थितियां बदली हुई हैं। तो यू आर कंपेयरिंग एन एप्पल एंड ऑरेंज, एक आम और एक संतरे की तुलना आप कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आ रहा हूं इस पे, ये बहुत अच्छा आपने पूछ लिया, तो थोड़ा कांग्रेस के समर्थकों को आईना दिखा दूं। तो आपने क्या किया, उनके 90,000 सैनिक पकड़े, अलग हो गया।
पूरा हमने गुजरात, जो इवन पाकिस्तान वाला गुजरात था वो जीत लिया था, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ी हम उससे आगे जीत गए थे, तो कंप्लीटली कश्मीर भी हमारा हो गया था, राइट। इसके अलावे हमारे आशुतोष भाई एक दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे भी लगभग 3000 सैनिक और 132 अफसर रैंक के सैनिक पाकिस्तान ने कब्जे में किए थे, ठीक। तो आपको तुलना याद दिलाता हूँ, हम टेबल पर गए बात करने, शिमला समझौता हुआ, हमने पूरा कश्मीर वो जो जीता था हमारे सैनिकों ने अपने बलिदान के दम पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उनको दे दिया। क्यों दिया? पूरा जो गुजरात हमने जीता था वो हमने दे दिया, उनके 90,000 सैनिक पकड़े थे वो दे दिया, और तो और आशुतोष उनमें से 132 अफसर जिनका मैं नाम ले रहा हूं ना, उनमें से एक भी भारत सरकार वापस लेके नहीं आई। पीड़ा और यातना का एक्सट्रीम पार करते हुए वो लोग देश के लिए बलिदानी हो गए। उनके परिवार के लोगों ने दोबारा कभी अपने हमारी बहन बेटों ने उनका मुंह नहीं देखा। दिस इज योर एक्चुअल पिक्चर ऑफ 1971 वार। भारत में एक अनऑफिशियल वार हुआ था पिछली बार, अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था, नरेंद्र मोदी छुड़ा के लेके। यू कैन नॉट कंपेयर सिंपली एन एप्पल एंड ऑरेंज। और कांग्रेसियों को मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेसी कितने बहादुर हैं। सुनिए, ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। भारत में 3 बड़े आतंकी अटेम्प्ट किए, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, एक बार आपने बालाकोट मिशन किया, और इस बार मिशन जो है आपका 4 दिन तक चला, लगभग युद्ध हो गया। अब मैं गिनवाता हूं कांग्रेसियों का। राहुल गांधी और कांग्रेस 2004 सत्ता में आ गई, 2005 दिल्ली ब्लास्ट, 2006 दिल्ली ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, मुंबई 2006 अटैक ट्रेन वाला, ट्रेन में जो बम मारे उसमें कितने मरे हमारे? 211, 26/11, वाराणसी बम ब्लास्ट, बोध गया बम ब्लास्ट, हैं? कुल मिलाकर के लगभग 22 टेरर अटैक हुए। आपने बताओ कि कौन सा चीटी मारा? ये जो तुलना कर रहे हैं इंदिरा गांधी से, 10 साल कांग्रेस भजिया ही तल रही थी ना। इन हमलों में लगभग हमने 600 आम नागरिक खोए। आशुतोष 600 लोगों को वो मार के गए। आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक या फिर जो दूसरा अटेम्प्ट ही, इवन आपने पीओके में भी जाके मारा होता, जो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया होता, तो ये दुस्साहस नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आप कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से पिछली यूपीए की सरकार को जिस तरह से आपने आड़े हाथों अभी लिया है, तो 26 से 11 के बाद एक सवाल है कि मतलब आप कहना चाहते हैं कि यूपीए के राज में कोई भी देश हित का काम नहीं हुआ, सेना का मोरल डाउन किया गया, सरकार के द्वारा मोरल, क्या ये कहना चाहते हैं? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। द अभिषेक तिवारी शो पर मेजर जनरल राजीव नारायणन, जो 2008 में थे, मेजर जनरल रैंक के लोग कह रहे हैं, कर्नल अजय रैना ने ये बातें कही है कि सेना को ऑपरेशन करने नहीं दिया जाता था, उधर से गोलीबारी होती थी, हमारे पास तो आदेश अभी नहीं भी था। तो मेजर बख्शी का कहना है कि सेना को कमजोर किया जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा भी। अग्निवीर का जो मामला है वो नहीं होना चाहिए, फुल फ्लेज सेना तैयार करनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा तो मेजर लोगों के बीच में तो होते रहता है। ये दो अलग बातें हैं। हाँ, 2 अलग बातें हैं। सेना में भर्तियां कम हो रही का एलिगेशन, अग्निवीर पर एलिगेशन, और उधर से फायरिंग हो रही है और आप हमको फायरिंग नहीं करने दे रहे हैं। ये 2 अलग अलग चीज है। मतलब मोरल डाउन करती थी यूपीए की सरकार में। यूपीए की सरकार में भाई गोली चलाने का आदेश ही नहीं था, फायरिंग करने का आदेश नहीं था पाकिस्तान पर, वो था ही नहीं। वो तो इस सरकार में, यूपीए की सरकार की 2 बड़ी बातें बताऊं, ये लोग बताएंगे, ज्ञानचंद लोग। एके एंटनी का गूगल कर ले सारे दर्शक आपके, एके एंटनी का सदन के अंदर बयान है, हमारे पास अभी रफेल खरीदने का पैसा नहीं है। रक्षा मंत्री थे यूपीए से, सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो जब पैसा नहीं तो तुम कहां से खरीदोगे कोई चीज? S-400 तो दूर की बात है। कोई था जो कैंसर से लड़ते हुए भी, मनोहर पर्रिकर, जो इस देश के लिए S-400 लेकर के आया, रफेल लेकर के आया, और आप उस पर एलिगेशन लगाते रहे कि भैया कौन
पता कीजिए चाइना के कहने पर कि कौन कौन के साथ में मिसाइलें आई है और कितना प्राइस पड़ा है। ये क्यों हम दुनिया को बताएं? पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी स्कल्प मिसाइलों ने क्या किया, कितना पिन पॉइंट हिटिंग हुआ है स्कल्प का, वो हमने देखा। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये युद्ध अब भारत, मतलब इस युद्ध के बाद भारत का डिफेंस सिस्टम का मतलब बोलबाला पूरे दुनिया में नहीं था। मैं यही तो कह रहा हूं, युद्ध होता है जब आपके पीएम आते पूरी दुनिया के को एड्रेस करते कि वी आर एट वॉर। रूस और यूक्रेन का जो हुआ वो युद्ध है। दोनों देशों ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वी आर एट वॉर। आपके डीजीएमओ ने, आपके आर्म फोर्सेस जो कि प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है, उसने बोला ऑपरेशन सिंदूर। हमने मान लिया कुछ लोगों ने कि भाई ये युद्ध है। 3 दिन का युद्ध नहीं होता, 3 दिन में युद्ध खत्म नहीं होते। भारत एकमात्र देश है जो न्यूक वेपन वाले हैं उनके एयरबेस को उड़ाया। आप मुझे पिछले 30 साल के इतिहास में बताइए किसी 2 न्यूक्लियर कंट्री की वॉर हुई और जिसमें किसी का अभी एयरबेस किसी ने उड़ा दिया हो? कोई हिम्मत हुई है? कोई नहीं। मतलब मुझे तो कोई ये मेरा क्या हुआ ही नहीं आज तक। मनमोहन सरकार में 26/11 के बाद ये चिंदी पाकिस्तान कह रहा था मेरे पास एटम बम है, एटम बम मार दूंगा। पूरी सरकार के डर गए लोग। और आपका प्रधानमंत्री, इस वक्त जो प्रधानमंत्री है, वो कह रहा है कि हमको एटम बम की तो धमकी देना नहीं, एटम बम की हम धमकी को नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया क्या है? आश्चर्य मुझे इस बात का है कि हमारा प्रधानमंत्री भारत के लोगों को एड्रेस कर रहा है और कह रहा है हम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभिषेक भैया एक सवाल है, मुझे लगा कि इस देश में आज़ादी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इससे पहले आप शो देखिएगा तो मुझे लग रहा था कि बीजेपी को लेकर कई सारे सवाल हैं और सवाल होने चाहिए, लेकिन जो वॉर में सरकार की जो नीतियाँ देखने को मिली वो उससे अच्छा नीति नहीं हो सकता। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक सवाल है कि इस देश में वॉर, जब देश ऑपरेशन कर रहा था, एक वॉर जैसा माहौल था, उस बीच में कई ऐसे लोग आते हैं जो अपने ही देश में रहकर देश के खिलाफ में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। नेहा सिंह राठौर हो या फिर आरफा हो या फिर आपका रवीश कुमार हो या फिर सतपाल मलिक हो, वो जर्मन शेफर्ड क्या नाम है, सतपाल मलिक हो, सतपाल ध्रुव राठी हो। इतनी आज़ादी देश में क्या सही है या फिर कुछ आना चाहिए? अब आप सोचिए कि ये लोग इंदिरा गांधी से तुलना तो कर रहे थे, मोदी की तुलना हो रही है ना इंदिरा गांधी से, तब तो मोदी को इमरजेंसी लगा के ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। बराबरी हो जाएगी ना तब। सारे विपक्ष के नेता जिस प्रकार की राजनीति कर रहे थे, जिस प्रकार से वो कांग्रेसी सांसद जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से सहारनपुर के कांग्रेस के एमपी बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकवादी मारे गए, उसका जवाब बहुत अच्छा हमारे एयर मार्शल ने दिया। हमारा काम लोगों को मारना है, गिनना नहीं है। वो एयरफोर्स का काम नहीं होता। विंग कमांडर हमारे साथ पुष्कर द्विवेदी जी जुड़े हुए थे परसों चैनल पर, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई एयरफोर्स के अटैक पे गोली थोड़ी ना चल रही है, मिसाइल टू स्कल्प मिसाइल थी भाई। वो आपको बताता है कि समतल हो गया है। अब उस समतल हुए जगह पर कितने आतंकी थे, कितने निपटे, वो तो आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा आतंकी मरा कि आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ सब फातिहा पढ़ने चले गए। आज तक लाश बिन रहे हैं, इतने लोग मरे हैं कि आज तक वो जमीन तो दोष करने में ही लगे हुए। हमारी फोर्सेस जो है ना, प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, और जो लोग चाह रहे हैं कि वॉर हो जाए, ये हो जाए, आप झेल नहीं पाइएगा। अभी आधा अधूरा वार हुआ, S-400 कहां से आया? इनके पास तो पैसा नहीं था कांग्रेस के टाइम में। 100 रुपए पेट्रोल कीमत चुकाने को तैयार नहीं है इस देश के लोग। लेट्स एडमिट दैट फैक्ट। कहते बहुत महंगाई हो गई है। कहां से पैसा आता है? S-400 की एक मिसाइल का कितने लोगों को कॉस्ट पता है? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अगर इंडिया अब बना रही है मोदी के रीजन में, कहां से आया? भारत आर्म फोर्सेस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था कांग्रेस के समय में, वो कहां से आया? ये PL-17 और PL-15 का अपग्रेडेशन कैसे हुआ? उसके लिए पैसा नहीं लगता? पैसा लगता है, तो पैसा। फुल फ्लेज वार में इंडिया क्यों जाए? वो तो भिखारी स्टेट है
और चीन तो चाहता है कि इंडिया फुल फ्लेज वॉर में उलझे, कि उसका जीडीपी डाउन हो जाए भाई। ग्रोथ रुक जाए। 245% का वो सैंक्शन सह रहा है देश, सारे बड़ी कंपनीज इंडिया आ रही है। आप बताओ, एक बढ़िया कंपनी के आदमी होते हैं और वार सिचुएशन में इंडिया गिर जाए तो आप आओगे इन्वेस्ट करने? कभी नहीं आओगे ना। तो मोदी मूर्ख नहीं है, मूर्ख वो लोग हैं जो मोदी पर प्रश्न उठा रहे हैं। न जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान, न ट्रेडिंग का ज्ञान, न अपने देश की इकोनॉमी कैसे बिल्डअप होगी इसका ज्ञान। विशुद्ध कांग्रेसी सल्फेट है। कांग्रेसियों को भी मैं मानता हूं महामूर्ख है। अरे जो आदमी एक परिवार की गुलामी से आगे न बढ़ सका, वो देश हित का क्या चिंतन और मनन कर सकता है? वरना ये पूछा जाता सवाल ना भाई इनके इंटेलेक्ट पर। इन्होंने तो कहा था, अब मैं बोलूंगा मिर्ची लगेगा कांग्रेसियों को, सदन में राहुल गांधी बोला था कि नहीं मेक इन इंडिया फेल है? हाँ या ना? एकदम बोला था, बोला है ना? नहीं, राहुल गांधी ने तो पाकिस्तान नहीं बोला था या नहीं बोला था? एकदम पूरी दुनिया को पता चला आकाश क्या है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 से लेकर के पूरी दुनिया के चूल्हे हिला दिए कि भाई लोअर रेंज में जो है ना, इसके आसपास भी कोई नहीं। आयरन डोम वाले पूछ रहे हैं भाई ये क्या बना दिया तुमने, ये कौन सी तोप है, एक भी हिट नहीं कर सका। और आप याद कीजिए जब ईरान ने ड्रोन मारे थे इजराइल पर, इजराइल का डिफेंस सिस्टम तक हिलाया था। 95% उनका भी प्रिसीजन रेट था, लेकिन फिर भी कुछ गिरे। इंडिया का 100% है गुरु, 100%। ठुकाई ऐसी हुई है, पूरी दुनिया हिल गई है। पता है आपको, इटली से लेकर के जर्मन के डिफेंस एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इंडिया ने तो जो ये कर दिया साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया से बड़ा कोई बाप नहीं है। चीन के कोई थ्योरी को बाय नहीं कर रहा। और आपको बताऊं, आज जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख लीजिए जरा चीन का JF-17 कंपनी जो फाइटर जेट बनाती है वो कहां पर है। मार्केट गिरा हुआ इतना खतरनाक कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे बचा अपने आप को। तो पूरी दुनिया ने कहा हाथ जोड़ करके कि भाई मोदी मत मारो, तुम तो पाकिस्तान को मार दोगे, तुमने तो हमारा F-16 मार दिया। लेकिन ये जो F-16 के मालिक हैं, ये जो JF-17 के मालिक है, ये जो P-10-5F जो था उनका, पाकिस्तान का जो गिरा है मिसाइल हमने मार के, वो बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, डिफेंस मार्केट हमारा खत्म। बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारी बातें मैं जानता भी हूं, लेकिन दर्शकों को नहीं बताऊंगा। उन्हें बोलिए थोड़ा रिसर्च करें, पढ़ें। मतलब आप पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठाने से पहले सोचे? नहीं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। हाँ, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को ब्रेक करना होगा 2029 के पहले ही, वरना फिर कुत्ता भौंकेगा। अब तो वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी ले रहा है। वो तो 2035 में आएगा। चिल्लाना अलग बात। अभी 2025 है, 10 साल बाद तुम्हारा 5th जनरेशन प्लेन आएगा। तब तक तेजस MKI-2 2028 में पहली फ्लाइट ले लेगा और 2032 तक ऑपरेशनल हो जाएगा इंडिया में। बताओ। एम का प्रोजेक्ट हमारा अपना, तुम खरीदोगे हम बनाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं लगता। देखिए, हम बहुत खुश होते हैं जब पाकिस्तान पे कंपेयर करते हैं, लेकिन वहीं जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं, चाइना 6th जनरेशन पे अपना एयरक्राफ्ट बना लिया। चाइना कहीं ना कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग में कुछ भी कहिए लेकिन आगे है। हर अगर हम अपने हर पैमाने पे देखें तो कहीं ना कहीं एशिया में आगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या हमें R&D पे वर्क नहीं करना चाहिए? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप देख लीजिए 2016 के बाद जो फंड गए हैं, कावेरी इंजन पे आपने काम करना कब शुरू किया? भैया आज का डेटा है 0.5% अपने GDP का भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाता है। वहीं अमेरिका जैसा देश 9% और चाइना 6% लगाता है। ये टेक्निकली सही नहीं है, पूछिए कैसे? ये टेक्निकली सही नहीं है, पूछिए कैसे? R&D पर हम ये कहते हैं, लेकिन DRDO और HL को जो हम अलग फंड देते हैं डिफेंस बजट से, तो टेक्निकली सही नहीं है। अब रही बात कि जो इनोवेशन हो रहे हैं, ये सारा M का प्रोजेक्ट या तेजस MKI-2 प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, तेजस MK-1 भी अब आ गया, तेजस के बाद MK-1, या फिर अब जो कावेरी इंजन पर हम काम कर रहे हैं, हमने दर्शकों को बताऊं 17 किलो न्यूटन हर्ट्ज का थर्स्ट जो है वो प्राप्त कर लिया है। 80 पर पहुंचना, हमारा शुद्ध स्वदेशी इंजन हो जाएगा।
तो आप बताइए, ये सब काम भी तो 2016 में आपने शुरू किया। ये काम आपने 1985, 1990, 1995 में भी शुरू किया होता तो हम इतना पीछे नहीं होते। तो हम चीन से तुलना करते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ राहुल गांधी को बोलने की आज़ादी है, सतपाल मलिक को बोलने की कुछ भी आज़ादी है, नेहा सिंह राठौर को कुछ भी बोलने की आज़ादी है। चीन में ये वाली आज़ादी नहीं है बॉस। चीन में बुलडोजर चला दिया जाता ना बॉस। हमारी आज़ादी हम पे अब भारी पड़ रही है क्या? वो नहीं हम मतलब इतना बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए नहीं, अब वही बात है ना कि एक डेमोक्रेटिक देश और एक कम्युनिस्ट देश, दो अलग अलग चीज़ें। आपको लग रहा है कि बोलने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ नेहा सिंह राठौर के को थोड़ी ना चुप कराया जाएगा। कल को हम भी सरकार को किसी मामले में क्रिटिसाइज करेंगे तो हमें भी तो चुप कराया जाएगा। युद्ध जैसा माहौल हो उस समय मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी भी माहौल में बोल रहा हूँ, भारत की डेमोक्रेसी ही भारत का सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन हमें भी एक सेंसिबल, हमारे अंदर भी तो एक जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास बहुत अधिकार हैं डेमोक्रेसी में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिए गए हैं सिटीजन के लिए। तो पत्रकारिता के नाम पर एक नया टर्म आपके दर्शकों को दे रहा हूं, जैसे वेश्यावृत्ति होती है, ये सब प्रेष्यावृत्ति, वैसे आजकल प्रेष्यावृत्ति चल रही है। तो ये जो प्रेष्यावृत्ति हो रही है ये डेंजरस है, ये डेंजरस। अच्छा, एक जैसे आपने देखा होगा कि युद्ध के दौरान जिस तरह से भारतीय मीडिया की धज्जियां उड़ी विश्व स्तर पे, खबरें इस तरह से मतलब दिखाया गया, ब्रेकिंग दिखाया गया, होड़ मच गया था कि इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि डीजीएमओ फ़ोन करके बता रहे हैं कि हम यहाँ से मार दिए। पाकिस्तान के भी डीजीएमओ से ये कांटेक्ट में थे, इंडिया के भी डीजीएमओ से कांटेक्ट में थे। और जिस तरह से भारत का प्रेस मीडिया का खास करके जो औहदा गिराया इन्होंने रात भर में, क्या लगता नहीं है कि ये इन्होंने पाकिस्तान से ज़्यादा डेंट कर दिया है भारतीय नेशनल मीडिया ने? नहीं, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वॉर के समय जो सिचुएशन थी, अगर आप देखेंगे सिर्फ भारत की मीडिया नहीं, पाकिस्तान की मीडिया भी, तो वो तो है ही वैसी। नहीं, बात नहीं समझ रहे आप। उनके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था? आप दो तरह की रिपोर्टिंग देखेंगे, एक जो कारगिल वार के समय रिपोर्टिंग हुई थी या 26/11 के टाइम रिपोर्टिंग हुई थी। तो 26/11 के टाइम में रिपोर्टिंग लाइव हो रही थी कि हमारे सैनिक ये अभियान कर रहे हैं, ये अभियान कर रहे हैं, और डायरेक्ट पाकिस्तान तक वो एक्सेस पहुंच रहा था। ठीक है, आपने एक दिन पहले रिपोर्टिंग की और मिसाइल अगले दिन चली। ठीक है, रिपोर्ट आप देखिए, जिन जिन एयरबेस की लगभग इन लोगों ने एक दिन पहले बात की थी वो हुआ, अगले दिन हुआ, लेकिन उस दिन नहीं हुआ। तो क्या होता है, सामने वाला भी फेंक रहा है, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं करने वाला है इंडिया, हम लोग सब सुरक्षित हैं। लेकिन जिस दिन मारूंगा उस दिन के लिए तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि तुमने मीडिया पे विश्वास किया है। दिस इज, ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है कि मीडिया ने खराब रोल प्ले किया। आई बिलीव कि आई मस्ट पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट अंजना ओम कश्यप फॉर दिस, स्पेशली अंजना ओम कश्यप, बहुत बढ़िया पत्रकारिता किया, देश के साथ खड़ा होना टेक्निकली। इसको देखिए, आपको एक कहानी बताता हूं, इससे आपके दर्शक का पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध हो रहा था, 12वें दिन के शुरुआत में द्रोणाचार्य रुक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण आए, बोले कि भाई नीति से युद्ध लड़ोगे नहीं जीतोगे, झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। देखिए, सब कुछ हमारे शास्त्रों में है आशुतोष, सब कुछ शास्त्र में है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज अड़े रहिएगा, झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आज ही युद्ध हार जाएंगे। और भीम को कहा, उस हाथी को देख रहे हो, उसका नाम भी अश्वत्थामा है, उसको मारो और जोर जोर से चिल्लाओ कि अश्वत्थामा हतायति। भीम ने हाथी को मारा, गजराज को मारा, और गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाके चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा हतायति। तो किसी की बात नहीं मान रहे थे, बोले सब झूठ बोल सकते हैं। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, बोले आप धर्मराज हैं, आप बताइए सच है कि झूठ है? तो युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा हतायति नरो वाकुंजा, नर है या गजराज। लेकिन उसके पहले प्रभु श्री कृष्ण ने जीत का जश्न मना दिया, वहीं पर सारा अस्त्र शस्त्र द्रोणाचार्य ने रख दिया। अब अगर इसको आज के संदर्भ में जो लोग गाली दे रहे हैं, समझें इस बात को, टेक्निकल एस्पेक्ट होता है किसी चीज का, तो आपको पता चलेगा कि भाई असल खेल यही है। हमको 2008 वाला रिपोर्टिंग चाहिए ही नहीं था कि उन्नी कृष्णन जी जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, 3rd फ्लोर पे पहुंचे और पाकिस्तानियों को सारा इंफॉर्मेशन मिले।
यहाँ झूठ ही बोलना था, और झूठ बोलने में अंजना को ओम कश्यप ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा उनको, बहुत बढ़िया पत्रकारिता हुई। मतलब ये क्या है? ये जो अंजना ओम कश्यप को आपने बोला वो क्या था? वो ये नहीं तंज नहीं कह रहा हूँ, हाँ हाँ, वो झूठ की जरूरत थी। देखिए उस झूठ, जैसे मैंने बोला ना, धर्मराज ने भी झूठ बोला ना, युधिष्ठिर महाराज ने भी झूठ बोला, तो उस झूठ की उस वक्त देश को जरूरत थी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को जो अल्ट्रा शिक्षित बोलते हैं ना, एक्चुअली वो कूप में ढक हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ा कैसे जाता है, दुनिया कैसे लड़ती है। अंजना ओम कश्यप ने जो काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। मतलब चारों तरफ से भारत ने पहले से ही 15 दिन में ये प्री प्लान था कि हमें ऐसा प्लानिंग हुई। ये देखिए, ये जो न्यूज़ चैनल से किया ना, हाँ, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। बिना आर्मी के ब्रीफिंग के पॉसिबल ही नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि आर्मी के लोग न केवल उनको ब्रीफ कर रहे थे, बल्कि रिटर्न में कुछ चीज़ें भेजी होंगी कि यहाँ ऐसे ऐसे बोलना है, विजुअल्स जो अपना जैसे बनाना है, आप लोग उसमें एक्सपर्ट हो, वो आप कर लो एकदम इतने बजे से। और आप देखिए कि इन लोगों ने बोलना शुरू किया कितने बजे से, 12-1 बजे से। अगले दिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन आपकी मिसाइल ने नूह एयरबेस को हिट किया, और पाकिस्तान जब उन्होंने दिखा दिया कि सारी एयरबेस हमारी सेफ है, देख लीजिए, सब चीज़ दिखाने के बाद, हाँ, बस वही खेल हो गया। और नूह एयरबेस को प्रिसाइज हिट किया, और सिर्फ हिट नहीं किया, अब तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें अब तो आ रही है। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आएगी। धन्यवाद भैया जुड़ने के लिए, खबर फर्स्ट और ATS में जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, और देखिए देश के सामने सच जानना बहुत ज़रूरी होता है। देश के लोगों का अर्ध सच जो होता है ना, वो जहर से भी खतरनाक होता है। इसलिए मुझे लगा कि आज आपके सामने वो सारी चीज़ें जो आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, वो आपके सामने हो, उसका जवाब कोई तो देने वाला चाहिए। तो हमने अभिषेक भैया को साथ आपके साथ जोड़ दिया, डायरेक्ट आप देख रहे थे, और सारी चीज़ें, हर एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। शायद जो भी क्वेश्चन अब बच गया हो आपके मन में, वो आप कमेंट सेक्शन पर जाइए और लिखिए, उसको भी हम ज़रूर पूछेंगे।